और मुझे ये बताइए बाबा साहब के बारे में कौन जानता है यहाँ पे? डॉक्टर BR अम्बेडकर कोई जानता है? कोचिंग क्लास है, आप देख सकते हैं। और अभी हम विज़िट करने आए हैं, प्रदीप भाई हमको लेके आए। और ये काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। टुडे इज़ 15 नवंबर और अभी मैं प्रदीप भाई के साथ हूँ और हम दोनों जो हैं अभी एक विलेज में जा रहे हैं। यहाँ अंडर प्रिविलेज बच्चों की कोचिंग्स जो है प्रदीप भाई लेते हैं, तो बच्चों से मिलने जा रहे हैं और थोड़ा विलेज भी घूमेंगे। ये बोध गया के आसपास का एरिया है और अभी हमने बोध गया टेम्पल भी घूमा, हालांकि अभी हमने अंदर की रिकॉर्डिंग्स नहीं की है। तो आज हमारा पहला विज़िट जो है सबसे पहले बोध गया टेम्पल में था, उसके बाद हम लोग जो है कोचिंग विज़िट करने जा रहे हैं। बच्चों से मिलेंगे, उनसे थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे और यहाँ किस तरीके से स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए वो कैसा है, वो सब चेक करेंगे। शिक्षा की क्या स्थिति है, वो सारा चीज़ें देखेंगे। मोस्टली सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूल्स होते हैं उनके बच्चे हैं जो डेली कोचिंग में आते हैं यहाँ पे। तो उनसे इंटरेक्शन करेंगे, उनका क्या विज़न है वो जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से क्लास चल रही है वो सब देखेंगे। तो मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्टली अभी क्लास में और कोशिश करूँगा आपको बच्चों से रूबरू कराने की। थोड़े बहुत हम वीडियोस भी वहाँ बनाएंगे। तो मिलते हैं कोचिंग क्लास में। सो दिस इज़ द विलेज साइट आई एम शोइंग यू हाउ द विलेज इन बिहार लुक्स लाइक। अभी हम लोग इंटरनल्स में जा रहे हैं विलेज के। वी आर गोइंग इनसाइड द विलेज। There are the farming fields here. People do farming. They have kettles also. They have cows, buffaloes like this. And we have just entered one village here. See the houses, the old huts. Some new houses are also built right now. Mainly farming and animals they have in their houses like this for milk, and they use their cow dung cake also for selling and for cooking. Sometimes they use. Here we have coconut trees also. ये coconut tree है ना? Yes. So right now I am visiting a village in Bodh Gaya. And we are going towards one free coaching center we are running for underprivileged children's in Bodh Gaya. It is being handled by Pradeep, one of our brother from Bodh Gaya, very active and working among the poor section of the society, poor children's here for their education. See how the village people are. Farming is going on. And what is this? Potato. You can see the potato has been fallen on the road, so they are collecting it. They are taking it through the bicycle and they have fallen down, so they are collecting again. You can understand the importance of food here. Lots of buffaloes and cows in every farmer's house here, mostly. And here they grow mostly rice.
We are going towards the beach. Its name is Itra. We are going towards the pink of my city. And you can see the ice field here. This is the ice field. कोचिंग क्लास है, आप देख सकते हैं। और अभी हम विज़िट करने आए हैं, प्रदीप भाई हमको लेके आए। और ये काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग है, बहुत पुराना मकान है, इसके अंडर ये क्लासेस चल रही हैं। और कंडीशन जो है वो क्लास की अच्छी नहीं है, स्ट्रक्चर जो है बहुत वीक है। आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए मिट्टी लगाई हुई है। तो ये इसका पिलर है ऊपर का। तो कंडीशन तो क्लास की ठीक नहीं है। सो आज हम बच्चों से मिलेंगे यहाँ पे, ये सारे बच्चे हैं। एक बार सभी हाय बोल दो। कंडीशन ऑफ दिस क्लासरूम, it is cracking from there and it is very old structure and these are being supported by the bamboo, so the roofs are also not permanent and during rainfall the rain also comes inside. So ये जो पूरा structure है बहुत weak है and he is the teacher. What is your name? आपका नाम क्या है? उपेंद्र कुमार. उपेंद्र कुमार is the teacher here who is teaching all these childrens and these are all underprivileged childrens from mostly from government school and the village name is Itra. and the village name is Itra. Yeah. So ये बोध गया से मेरे ख्याल से कितना किलोमीटर होगा? 6-7 किलोमीटर. Around 8 kilometers. 8 किलोमीटर में 10-12 से Around 12 kilometers. This village Itra is from Bodh Gaya and Pradeep is doing a really tremendously very nice work by educating these underprivileged children. So we have just came here to see how the children are studying here. Riya Kumari, class 7, verse 13. My age is 13. क्या बोलेंगे? मेरी उम्र है 13 साल. 13 साल. हाँ, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं इंग्लिश में बोलना है ना? हिंदी में बोलें या इंग्लिश में बोलें, लेकिन अच्छे से बोलना है हमको, है ना? कोई भी जैसे हमसे पूछे, मान लीजिए आपको स्कूल में टीचर ही पूछेंगी, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। तो जब कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो आपकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए? अच्छी तेज़ होनी चाहिए, बिना रुके हमको बोलना है। जैसे आपने अपना नाम बताया, अपनी उम्र बताई, क्लास बताई और स्कूल का नाम बताया। तो ये जब किसी को भी आप बताएंगे, कोई भी पूछे, मैं पूछूं या और भी कोई लोग आके पूछें, तो उसको अच्छे से बताना है ना? ठीक है, बैठ जाइए। हाँ, आप बताइए। My name is Neelam Kumari, हाँ, class 7, 12 years, Gyani Ketan English School. गुड, सिट डाउन। Name Rajni Kumari, class 7, age years, एज 12, 12, school, Cambridge School. कैम्ब्रिज। Cambridge School. ओके, सिट डाउन। My name is Sujata Kumari, class 5, verse 8. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके. स्कूल का नाम? Cambridge. ये प्राइवेट स्कूल है? नहीं प्राइवेट है. नाम तो प्राइवेट लग रहा है। प्राइवेट है. Yes. अच्छा, ठीक है। My name is Sujata Kumari, class 5. School Cambridge School इतना पड़ गया. एज उम्र कितनी है आपकी? 10. 10। बैठ जाओ। My name is Anjali Kumari, class 5, age 10. School Cambridge School. गुड। My name is Bittu Kumari, class 4. Class 4, school Cambridge School इतना पड़ गया. उम्र 11. ओके, तेज बोलना बेटा। स्कूल में हाँ, रवि कुमार। स्कूल क्लास 3, उम्र 10। स्कूल का नाम? ठीक है, बैठ जाओ। दूसरा
सब कैम्ब्रिज वाले ही हैं सब? अधिकतर ज्यादातर कैमी जूली वाले। ठीक। 11 सिट डाउन। My name is Ritu Kumar, class 5. School time is Julie. साल 11 से। ठीक। My name is Satin Kumar, हाँ। class 5. School time is Julie School years 10. My name is Roshan Kumar, class 5. उम्र 12। स्कूल का नाम ज्ञान निकेतन इंग्लिश स्कूल। गुड। नेम नीतीश कुमार, क्लास 6। स्कूल नेम कैमिजुलिस, इयर्स 13। सिट डाउन। My name is Amit Kumar, class 6. स्कूल का नाम कैमिजुलिस स्कूल लिटरेचर। My name is सुजीत कुमार, एज 12 साल। स्कूल नेम कैमिजुलिस स्कूल लिटरेचर। ओके सिट डाउन। नेम राकेश कुमार, वर्ष 11, कैमिजुलिस स्कूल। बैचलर्स स्कूल। नेम अजीत कुमार, ईयर्स 13 साल, क्लास 6 और स्कूल कैमिजुली प्रबोधिया। My name is Abhinandan Kumar, class 5. स्कूल ज्ञान निकेतन इंग्लिश स्कूल, क्लास 5। गुड। My name is Sanjeev Kumar. I am in class 7. School name is Gyaniketan Public English School. Age 12 वर्ष। 12 वर्ष। अच्छा ठीक है। देखो आप खड़े हो जाओ। अभी आपने बोला ना, आप खड़े हो जाओ। आपके बगल में हाँ आप बेटा आप खड़े हो जाओ। आप खड़े हो जाओ। अभी ये 3 लोगों ने जो इंट्रोडक्शन दिया है इतने लोगों में, तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, और एक आप भी खड़े हो जाओ। ये 4 लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंस से बताया अपना इंट्रोडक्शन इतने लोगों में, है ना। तो कभी भी कोई भी पूछे, टीचर पूछे या बाहर आपसे कोई आपका इंट्रोडक्शन ले, इन फ्यूचर में भी आप कभी जब बड़े हो जाएंगे इंटरव्यूज़ देंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ देना है ना। भाई जानकारी आपके पास है, किसी ने पूछी आपको घबराना नहीं है। आपको ऑलरेडी पता है, आपका नाम भी पता है, आपकी उम्र भी पता है, स्कूल का नाम भी पता है, कक्षा भी पता है। केवल आपको उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है, उसके लिए डरना नहीं, घबराना नहीं है। और कॉन्फिडेंस रहेगा तो बाकी सारी चीज़ें आप कर लोगे। ठीक है, बैठ जाओ। आप चारों ने अच्छे से दिया इंट्रोडक्शन। तो यहाँ कौन कौन से विषय अभी आप पढ़ रहे हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। साइंस नहीं पढ़ा रहे। इंग्लिश में ग्रामर पढ़ रहे हैं आप? यस सर। तो ग्रामर में क्या पढ़ा रहे हैं अभी आपको? ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाँ नाउन हाँ, नाउन, और वर्ब्स पढ़ाया, क्रिया क्रिया हिंदी में पढ़ाते हैं। यस। इंग्लिश, ठीक है। कौन सारी पढ़ाते हैं? यस आपको समझ में आता है सब? यस सर। अच्छा, और कोचिंग क्लास में आपको आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किसी को बिल्डिंग्स बनाना पसंद है, डिज़ाइंस बनाना पसंद है ना। रोड्स के इंजीनियर अलग होते हैं, सिविल इंजीनियर्स बोलते हैं उनको, है ना। आर्किटेक्ट्स अलग होते हैं, वो भी इंजीनियर्स होते हैं लेकिन उनको आर्किटेक्ट बोलते हैं क्योंकि वो डिज़ाइन बनाते हैं स्ट्रक्चर्स के, है ना। तो क्यों बनना है? किसी किसी को ये रहता है कि हमको डेवलपमेंट का हिस्सा बनना है। तो जैसे आपका ग्रामीण क्षेत्र है, गांव है, कल को ये डेवलप हो जाएगा तो इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। डेवलप कंट्री समझते हो और डेवलपिंग कंट्री, विकसित और विकासशील देश। एक विकासशील देश होता है जो धीरे 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 डेवलप हो रहा है ना। वहाँ स्कूल बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं। और एक होता है विकसित देश, जैसे जहाँ पे सब कुछ बन चुका है, अब कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। तो भारत क्या है? विकासशील देश है ना। तो जैसे आपको इंजीनियर बनना है तो आप अपने देश के लिए क्या करोगे? विकास के लिए काम करोगे, कंस्ट्रक्शंस में काम करोगे, डिज़ाइंस में काम करोगे, आर्किटेक्चर में काम करोगे, है ना। बैठ जाओ। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए,
है ना, क्योंकि समय बदल रहा है, शिक्षा जो है वो महंगी होती जा रही है, सभी को पढ़ने नहीं मिल रहा है। आप लोग बहुत लकी हो कि आपके साथ सर लोग हैं, तो आपको यहाँ पे कोचिंग क्लासेस उन्होंने शुरू करवा के दिया है, तो आपको अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं वो। थोड़ा इन लोग को फर्स्ट मुलाकात है आपके साथ, तो डिप्रेशन में है लोग। अच्छा, मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ, यस सर। है ना। मेरा नाम प्रवीण गोरखेड़े है और मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आया हूँ, है ना। और आपके प्रदीप सर का मैं फ्रेंड हूँ, और जैसे प्रदीप सर यहाँ पे कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं गरीब बच्चों के लिए, वैसे हम लोग वहाँ पे 7-8 कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। 300 बच्चों को अडॉप्ट करके पिछले 6 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं भोपाल में, अलग अलग गरीब बस्ती में ऐसी ही क्लासेस लगती हैं। और क्योंकि हमको अब 6 साल हो गया है, तो जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, अगर आप सर के अंडर में रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो हायर एजुकेशन में जाने के बाद आप अच्छी जगह पे नौकरी में भी लगेंगे, है ना। तो तब आपके सर को भी गर्व होगा आप लोगों पे कि यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स निकल के आए और उन्होंने कुछ जीवन में अच्छा किया, उनको भी एक संतुष्टि होगी, खुशी होगी। वैसे ही हम लोग क्योंकि 6 साल से काम कर रहे हैं, तो अभी हमारे काफ़ी सारे बच्चे कुछ नर्सिंग कर रहे हैं, कुछ MBBS डॉक्टर बन गए हैं, कुछ जो हैं अभी यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं, एक बच्चा जो है IAS की तैयारी कर रहा है। इस तरीके से काफ़ी सारे बच्चे, एक बच्ची अभी महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो इंजीनियरिंग कर रही है। तो ऐसे ही आप लोग जैसे ही वो गरीब परिवारों से आते हैं और मतलब घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन पढ़ने की इच्छा है ना, पढ़ने की इच्छा है, और जैसे आपको प्रदीप सर यहाँ मदद कर रहे हैं, उसी तरीके से उनको मदद मिली तो वो आगे बढ़ गए। तो आप लोग जितने भी यहाँ अभी बैठे हैं, आपको स्कूल के बाद जो ये अलग से एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास दी जा रही है, उसका लाभ आप निरंतर लो, छुट्टियाँ नहीं करो, और रेगुलर जो सर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, उसको 2-3 बार उसका रिवीजन करो, और कुछ डाउट हो तो सर से आके पूछो, है ना। क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके स्कूल में भी इतना अच्छा पढ़ा रहे होंगे जितना सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, है ना। सर आपको ज़्यादा समय दे रहे होंगे, आपके डाउट्स भी क्लियर कर रहे होंगे, है ना, आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट भी कर रहे होंगे। माता पिताओं के पास खेती किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, कोई मजदूरी कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, दूसरे बच्चों के मुकाबले आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हमारी परिस्थिति क्या है, ठीक नहीं है, और हमको क्या करना है, परिस्थिति को सुधारना है ना, अपनी परिस्थिति को सुधारना है, जीवन को बदलना है, कुछ अच्छी जगह जाना है। यहाँ आपके गांव से अगर कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई IAS अधिकारी बन जाता है, तो आपका गांव जो है बाकी गाँव के लिए एक मॉडल बन जाएगा, एक प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा, है ना। और आपको देख के आने वाले समय में दूसरे बच्चे भी पढ़ाई करेंगे, दूसरे बच्चे भी, उनके मन में भी जागेगा कि नहीं ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा हमको एक उदाहरण पेश करना है सभी के सामने, ठीक है। तो ये बात आप गांठ बांध लो कि पढ़ाई हमको करनी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में देना है। अगर आपको मान लो घर परिवार के लोग काम करने के लिए भी बोलते हैं, तो काम करने के बाद भी समय निकालना है। मैंने कई बच्चे देखे हैं, वो खेतों में जैसे परिवार के साथ काम कर रहे हैं, तो खेत में जो मचान बनी रहती है ना, उसमें बैठ के पढ़ाई भी करते हैं, है ना। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हमारे साथ में एक स्टूडेंट थी, वो भी बहुत गरीब परिस्थिति से थी, लेकिन क्योंकि उसका रुझान पढ़ाई में था, बहुत अच्छी थी पढ़ने में, तो उसने जो है पहली बार में मेडिकल का एग्ज़ाम उसने पास कर लिया, और कोई उसने कोचिंग नहीं लगाई, अलग से कुछ नहीं, घर में ही पढ़ती थी, किताबें ले आई, घर में पढ़ाई किया और उसने एग्ज़ाम निकाल लिया। तो ये बोलते हैं कि बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा, तो आपके पास में ऐसे उदाहरण हैं
जो घर में ही रात दिन पढ़ाई करते हैं, अगर मान लीजिए उनको स्कूल से आने के बाद कुछ काम करना पड़ रहा है घर का, तो वो रात में पढ़ाई करते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं तैयार होके। तो आपको इस तरीके से अपने आप को अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। अगर आप ये करने में सफल हो गए तो यहाँ से कुछ बच्चे तो मुझे लगता है निकल सकते हैं, अच्छे पढ़ के आगे निकल सकते हैं और वो दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा और रास्ता नहीं है। आप अपने माता पिता जैसे क्या मजदूर बनना चाहोगे क्या? कोई हाथ खड़ा करो, किसको मजदूर बनना है यहाँ? किसी को बनना है? किसी को नहीं बनना ना, है ना? जैसे मैंने आपसे पूछा, किसी ने बोला मुझे आर्मी में जाना है, किसी ने बोला नेवी में जाना है, किसी ने बोला डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, इंजीनियर बनना है। कोई मजदूर नहीं बनना चाहता ना? ठीक है, तो अगर आपको मजदूरी नहीं करनी है, अपना जीवन स्तर ठीक करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करें। पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई के लिए मेहनत करना पड़ेगा रात दिन, है ना? मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है। अगर आप देखोगे तो मजदूर दिन भर गड्ढे खोदते हैं, लेकिन क्या वो अमीर होते हैं? लेकिन जो पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं वो अमीर भी होते हैं, है ना? तो हमको क्या करना है? शिक्षा पे ध्यान देना, पढ़ाई पे ध्यान देना। भले ही हमारे साथ कितनी भी कठिनाई हो, घर परिवार का कितना भी हमको काम करना पड़ता हो, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, है ना? शहरों में भी घरों में काम करने के बाद बच्चे पढ़ाई के लिए समय निकालते हैं। तो ये सब बहाने हमको भूल जाना है कि हमारे साथ ऐसा है इसलिए नहीं पढ़ पा रहे, या ऐसा है इसलिए नहीं पढ़ पा रहे, या घर में ये समस्या है इसलिए नहीं पढ़ पा रहे। जिसको पढ़ना होता है वो सारी समस्याओं को दरकिनार रखता है और पढ़ाई पे ध्यान देता है। ठीक है, और हम जब भी कोई कठिन समय आए जीवन में, चाहे वो घर की परिस्थिति के कारण हो, चाहे बाहरी परिस्थिति के कारण हो, हमेशा ये ध्यान रखना कि सफल होने के लिए मुझे पढ़ना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो जब आप ऐसा सोचोगे कि मुझे सफल होना है तो मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे सफल होना है तो मुझे पढ़ाई करनी है, तो आपके जीवन में कितनी भी समस्या आ रही हो, आप उन सबको साइड रख के अपना काम बराबर करते जाओगे, है ना? इसको बोलते हैं दृढ़ संकल्प करना। दृढ़ संकल्प समझते हैं? दृढ़ संकल्प नहीं समझते? जैसे बोलते हैं ना, मैं प्रण करता हूँ या मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, है ना? जैसे वो प्रतिज्ञा यानी कि कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ, है ना, कि ये काम मैं करके ही रहूँगा। वैसा आपको जीवन में सोचना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शायद दूसरे टीचर्स या शिक्षक आपको नहीं बताएंगे। आने वाला समय जो है बहुत कठिन है। कठिन किस मायनों में है, मैं आपको अभी प्रेजेंट की परिस्थिति बताता हूँ, सर भी जानते होंगे वो चीज़। रोज़गार का ये हाल है कि अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स को आज जॉब नहीं है। बेरोज़गारी दर सबसे ज़्यादा है अभी भारत में। बेरोज़गारी दर समझते हो? पूरे भारत में कितने लोग बेरोज़गार हैं, उसके आधार पे वो दर तय की जाती है, उसका प्रतिशत तय किया जाता है कि इतने प्रतिशत लोग जो हैं देश में बेरोज़गार हैं। तो अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हम भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे, उन्हीं लोगों में हमारा भी नाम आ जाएगा। तो फिर हमारा पढ़ना तो बेकार हो गया ना? तो हम शिक्षा लेने के बाद हम अच्छा रोज़गार हासिल नहीं कर पाएंगे तो अपना जीवन स्तर नहीं बदल पाएंगे, है ना? तो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी जगहों पे नौकरी करो, अपना जीवन स्तर सुधारो, और जब आप लोग सक्षम हो जाओ तो अपने जैसे एक कोई बच्चे को जो अच्छा पढ़ने में हो लेकिन उसकी परिस्थिति ठीक नहीं है ना, उसको आप लोग सपोर्ट करो। जैसे सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको, प्रदीप सर आपको यहाँ पे आज जगह दिया है, बैठने के लिए टेबल चेयर दिया है, किताबें बांटते हैं, स्टेशनरी बांटते हैं, बुक्स बांटते हैं आपके लिए, है ना? तो जब आप कभी सक्षम हो जाए तो आप भी एक बच्चे का ऐसे आप भार उठा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं समाज को वापस करना,
पे बैक, इंग्लिश में बोलते हैं पे बैक टू सोसाइटी। मतलब हमको कुछ अगर समाज से मिला है, किसी ने हमको अगर सहयोग किया है, मदद की है, सपोर्ट किया है, तो जब हम सक्षम हो जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि हमको 1 या 2 क्लास अवेलेबल कर सकते हैं तो हम कोचिंग क्लास उनको अवेलेबल करके देंगे, है ना। तो ये विचार हमेशा अपने ध्यान में रखना कि जब भी हम सक्षम हो जाए, हमको समाज को वापस करना है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये इंसान होने की नैतिक जिम्मेदारी है कि दूसरे इंसान की हमको मदद करनी चाहिए, ठीक है। और मुझे ये बताइए, बाबा साहब के बारे में कौन जानता है यहाँ पे? डॉक्टर BR अम्बेडकर कोई जानता है? भीमराव अम्बेडकर के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर भी बोलते हैं, कोई जानता है? कोई भी यहाँ पे जानता है? बोलो। कोई नहीं जानता? कभी आपने उनकी फोटो देखी है? फोटो कहाँ है? फोटो है? नहीं है? फोटो है आपके क्लास में यहाँ पे, है ना। 1 मिनट फोटो ले आएंगे। तो मैं आपको छोटी सी कहानी उनकी बताऊंगा, जीवन की, बाबा साहब की, ठीक है। ये जो फोटो है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो है ना। और बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया था, किसी को मालूम है? नहीं मालूम। बाबा साहब अम्बेडकर ने पहला तो सबसे बड़ा काम जो किया, वो देश को संविधान दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके नियम कायदे कानून पे पूरा देश चलता है ना। तो बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, ठीक। दूसरा, बाबा साहब का मैं आपको जीवन परिचय थोड़ा सा इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि वो आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आज आप यहाँ पे टेबल में बैठ के जो पढ़ाई कर रहे हैं और सर आपको पढ़ा रहे हैं और आपको किताबें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो शिक्षा का जो अधिकार है, जो गरीब तबके को एक समय में नहीं था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, वो शिक्षा का अधिकार जो है बाबा साहब ने आपको दिया है कि समान शिक्षा का अधिकार सभी को होना चाहिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे वो गांव में रहता हो, सभी को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। तो जो शिक्षा का अधिकार हमको मिला है वो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा मिला है। पहले सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन संविधान बनने के बाद में सभी को समान रूप से शिक्षा लेने का अधिकार है, ठीक है। और बाबा साहब भी आप लोगों जैसे गरीब परिस्थिति से आए थे, है ना। वो अपने परिवार में 14वीं संतान थे, ठीक है। उनके परिवार में भी ऐसी स्थिति थी कि उनको हायर एजुकेशन के लिए पढ़ा नहीं सकते थे। उनके पिताजी सूबेदार थे, तो जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा के अपने बच्चे को वो पढ़ा सकते थे, बाबा साहब को उन्होंने पढ़ाया। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए बाबा साहब को स्कॉलरशिप मिली, तो बड़ौदा नरेश ने उनको स्कॉलरशिप दिया, तो उन्होंने विदेश जाके पढ़ाई किया क्योंकि बाबा साहब पढ़ने में अच्छे थे। तो क्योंकि वो पढ़ने में अच्छे थे इसलिए उनको दूसरे लोगों ने सहयोग किया, जिसके कारण वो विदेश जाके भी पढ़ पाए। और उस जमाने में जब पढ़ने का अधिकार ना के बराबर था, उस जमाने में बाबा साहब को विदेश जाने के लिए स्कॉलरशिप मिला। और बाबा साहब को जब वो छोटे थे आप जैसे, तो स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था, क्लासरूम के बाहर। उनको अंदर आके पढ़ने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि जाति भेदभाव बहुत ज़्यादा था उस समय। तो वो स्कूल के जैसे ये दरवाज़ा है, इसके बाहर बैठ के पढ़ते थे और मास्टर क्या पढ़ा रहा है वो सुनते थे और देखते थे। लेकिन उनकी जो बुद्धि थी वो बहुत तीव्र थी, तो वो जो भी पढ़ाते थे वो तुरंत समझ जाते थे। तो वो स्कूल के बाहर रह के पढ़ के भी वो अच्छे नंबर लाते थे।
बाकी बच्चों से आगे होते थे। और ऐसे संघर्ष करते करते बाबा साहब ने जो है विदेशों तक पढ़ाई की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो पढ़े, है ना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई किया, बार एट लॉ की डिग्री उनके पास में है, और कानून मंत्री रहे भारत के, लॉ मिनिस्टर। तो ये सारी कुछ उपाधियां मैं आपको उनकी बता रहा हूँ जो बाबा साहब ने अपने जीवन में हासिल किया। उनको कम से कम 16 भाषाओं का ज्ञान था, और संस्कृत की पढ़ाई उन्होंने जर्मनी से करके आए, क्योंकि उस समय उनको भारत में संस्कृत पढ़ने का परमिशन नहीं दे रहे थे। विशेष वर्ग को ही संस्कृत पढ़ने का अधिकार था उस समय, तो वो जर्मनी से जाके संस्कृत पढ़ के आए। तो उनका जीवन जो है संघर्षमय रहा।